नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। एक पत्रकार घटनाओं को साक्षी भाव से देखता है। एक गवाह के तौर पर वो घटनाओं को देखता है, लोगों तक उसे पहुंचाता है। लेकिन कई पत्रकार ऐसे होते हैं जो अपनी जीवन में घटित घटनाओं को भी उसी साक्षी भाव से देखते हैं। इसकी एक मिसाल है शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत। संजय राउत जब सामना के कार्यकारी संपादक बने थे 1992 में, उससे पहले उनकी पहचान एक क्राइम रिपोर्टर की हुआ करती थी। वे मुंबई अंडरवर्ल्ड पर रिपोर्टिंग करते थे, गैंगस्टरों पर रिपोर्टिंग करते थे। लेकिन उनकी जिंदगी में कुछ ऐसा घटनाक्रम हुआ कि जिन गैंगस्टरों के बारे में कभी वो खबरें लिखते थे, लेख लिखते थे, उन्हीं के बीच आर्थर रोड जेल में वो पहुंच गए। लेकिन वहां पर भी उन्होंने अपना साक्षी भाव कायम रखा और जो कुछ भी देखा उसे बाहरी दुनिया तक पहुंचाया अपनी इस किताब के मार्फत, जिसका नाम है नरकातल स्वर्ग। तो कैसी है वो दुनिया और किस तरह से उस दुनिया में उन्होंने अपने आप को एडजस्ट किया और क्या कुछ जितने दिन उनके जेल की सलाखों के पीछे बीते, उससे किस तरह के अनुभव उन्होंने हासिल किए, यह हम जानेंगे खुद संजय राउत जी से। संजय जी, एनडीटीवी में आपका स्वागत है। संजय जी, आपकी ये जो किताब है नरकातल स्वर्ग, इसमें दो तीन बातें मुख्यतः इसको पढ़ने के बाद समझ में आती हैं। एक तो ये कि इससे ये पता चलता है, जिसमें आपने ये ऑब्जर्व किया है कि किस तरह से सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल राजनीतिक विरोधियों को ठिकाने लगाने के लिए किया जा रहा है। दूसरी अहम बात इसमें यह लिखी है कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर आपने आरोप लगाया है कुछ घटनाओं के जरिए कि किस तरह से उन्होंने एहसान फरामोशी की। और तीसरा इसमें आप जो बात हमें समझ में आती है वो ये है कि आपने अपने जेल में बिताए गए वक्त को इसमें संजोया है, उस वक्त को आपने इसमें लिखा है, अपने अनुभवों को लिखा है। तो मेरा सवाल वहीं से शुरू होता है। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि ये जो किताब का शीर्षक है नरकातल स्वर्ग, यानी नर्क में का स्वर्ग, ये शीर्षक क्यों, इसका अर्थ क्या है? देखिए, आप किसी भी गंदी जगह में जाइए, लोग रहते भी है वहां। लोग धारावी के बारे में बोलते हैं या लोग और कोई ऐसे एरिया के बारे में बोलते हैं, लेकिन वहां जो लोग सालों साल से रहते हैं वो भी वहां अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ आनंद के क्षण समेट लेते हैं जी। जीते हैं वहां। वो भी वहाँ दिवाली मनाते हैं, ईद मनाते हैं, दसरा मनाते हैं और कुछ करते हैं, बच्चों का त्योहार मनाते हैं। हाँ, जेल भी वैसे एक जगह है, अच्छी जगह नहीं है, लेकिन अगर आपके भाग्य में जेल लिखा है और आप जेल में गए हैं तो आप जितने दिन अंदर हो तो दर दिन रोने से क्या होगा। रोने से तो आपके लिए दरवाजे नहीं खुलेंगे कि ये व्यक्ति जेल में आया है और जोर जोर से रो रहा है, छाती पीट रहा है, चलो उनको छोड़ दीजिए, दरवाजा खोल दीजिए। ऐसा तो कभी होता नहीं। तो हमारे जैसे लोग हैं वो सोच कर आते हैं कि हमको अब यहाँ, जब तक कानून हमको बरी नहीं करेगा तब तक हमको यहाँ रहना है, या सरकार नहीं चाहेगी तब तक हमको अंदर रहना ही है, बाद में हम छूट जाएंगे। तो हम वहाँ अपना एक आनंद, एक स्वर्ग ढूंढ लेते हैं और अब हमको यहाँ ही रहना है, यही आनंद लेना है। और देखिए, ऐसी जगह पे क्या होता है, जैसे मैंने कहा कि कोई सुबह पूरे दिन भर में कोई अच्छा चाय पिलाता है तो स्वर्ग लगता है। सही बात है। कोई एक ब्लैक कॉफी पिला दे आज, अरे भाई कॉफी, अरे वो कहाँ से आएगा ये ब्लैक कॉफी, नहीं पिलाता हूँ। तो कोई व्यवस्था होती है कॉफी की या बिस्किट की तो लगता है स्वर्ग है। हाँ, तो ऐसे क्षण होते हैं स्वर्ग के। तो अंदर एक हमारे साथी थे, उनका नाम अविनाश भोसले, बड़े उद्योगपति है महाराष्ट्र जी, वो भी जेल में थे उस वक्त। तो मैंने जब कहा कि उनको मैं किताब लिखूंगा ये सब व्यवस्था के ऊपर, तो उसने पूछा कि क्या नाम दोगे किताब का। बोले सोचूंगा। बोले नरकातला स्वर्ग। हमारे जिंदगी में थोड़ा तो आनंद है, लेकिन यहाँ हजारों लोग हैं, उनकी अवस्था देखिए, तो हम स्वर्ग में है ऐसा समझ लीजिए। तो
उस हिसाब से वो नाम आया नरकातला स्वर्ग। राउत साहब, किताब में एक लाइन है, और ये लाइन मैंने पहले भी सुनी जब मैं आर्थर रोड जेल पर रिपोर्टिंग कर रहा था, एक बार एक डॉक्यूमेंट्री बना रहा था। उस वक्त एक कैदी ने, जब वो कुछ वक्त पहले ही रिहा हुआ था, उसने भी ये लाइन बोली थी, और आपकी किताब में भी मैंने वो लाइन पढ़ी कि आर्थर रोड जेल के अंदर मनी मैन जेंटलमैन, नो मनी मेंटल मैन। वो है ना, इसका मतलब क्या है? वो उधर भी है। वो आर्थर रोड जेल में जो जेल के बारे में जो बहुत लोगों ने लिखा है, उसका एक संग्रह किया है जी। जैसा आपने लिखा है आर्टिकल, तो उसका रेफरेंस रखा है अंदर। ऐसे हजारों आर्टिकल्स हैं जो जेल के बारे में लिखे गए हैं, वो अंदर हमको पढ़ने को मिलता है। ये तो सही है कि जिसके पास एक तो बहुत ताकत होनी चाहिए, वो जेल में घर जैसा रह सकता है, या आपके पास इतना पैसा होना चाहिए कि आप पैसे से अंदर अपना स्वर्ग निर्माण कर सकते हो, नहीं तो आप पागल हो जाओगे अंदर। क्योंकि आपको क्या है, बड़ी बड़ी दीवारें हैं, वो गंदी दीवारें हैं, वही टूटी हुई फर्श पर आपको सोना है। हाँ, और क्या अंदर है? आपको दो वक्त की रोटी देंगे, सुबह का खाना होता है 1 बजे का, और 9 बजे देंगे। रात का जो खाना है वो 5 बजे देंगे। आपको संभाल कर वो खाना रखना है, वो खराब होता है कभी कभी। यही जिंदगी है ना, बाकी का तो बहुत दूर की बात है। 8 दिन में एक बार आपकी फैमिली के लोग आएंगे आपको मिलने के लिए, वो भी आपको सीधे नहीं मिल सकते। मैं यहाँ हूँ और वो वहाँ खड़ा है, बीच में वो जाली है, दरवाजा है, आप फोन पे बात करिए। तो यही जीवन है जेल का, उससे आगे क्या है जेल में? आमतौर पर राउत साहब, फिल्मों की वजह से या कहें कि इन जनरल एक परसेप्शन बन गया कि जब भी कोई राजनेता जेल के अंदर जाते हैं, पॉलिटिशियन जेल के अंदर जाते हैं, तो उनके लिए जो जेल की लाइफ बिल्कुल अलग होती है। उनको सबको सुख सुविधाएं मिलती हैं, मतलब उनके लिए जेल जेल नहीं होती है। क्या आपके मामले में भी ऐसा था क्या? ऐसा कभी नहीं होता है महाराष्ट्र में, खास कर गुंडों के लिए होता है शायद। अच्छा, राजनेताओं के लिए नहीं होता है, गुंडों के लिए होता है। गुंडों के लिए होता है। राजनेताओं के लिए बहुत कैमरे लगते हैं, सीसीटीवी है, आरटीआई है, लोग देखते हैं, लोग जानकारी लेते हैं। हाँ, लेकिन जो बड़े बड़े अंडरवर्ल्ड डॉन हो गए, ये हो गए, उनके लिए व्यवस्था डेफिनेटली होती है। और जब है रिपोर्टिंग करता था क्राइम का, तब भी मैंने देखा है लोग आराम से रहते हैं, लॉकअप में रहते हैं, जेल में रहते हैं। लेकिन अभी 10 साल में जब से मोदी या फडणवीस की सरकार आई है, और अपने राजकीय विरोधियों को जब जेल डालने का जो सिलसिला शुरू हो गया, वो थोड़ी जेल में सुख शांति से रहने के लिए किया है। आप अंदर टूट जाइए, आपकी फैमिली टूट जानी चाहिए, आप सरेंडर हो जाओ। इसलिए तो छल करते हैं ना अंदर, कि आप टूटना चाहिए मन से, शरीर से, सब से। वो थोड़े हमको कोई सुविधा देंगे, नहीं देंगे। तो आपका कहना है कि आपको मतलब आम कैदियों जैसी ही जिंदगी? उससे भी आम कैदियों को थोड़ी तो फ्रीडम मिलता है। आप बाहर घूम सकते हैं दिन भर, रात को आप वापस बंदी बनेंगे। लेकिन हमारे जैसे जो कैदी है, जिन्हें वो लोग हाई प्रोफाइल बोलते हैं, या नेता है, एमपी है, एक्स होम मिनिस्टर है, हमको तो लॉकअप से बाहर भी नहीं आने देते। नहीं, आप नहीं जा सकते, कैमरे लगे हैं, ये होगा, ईडी के लोग बाहर बैठे हैं, या आरटीआई वाले हैं, आप हमको सरकार की तरफ से पूछा जाता है कि आपके ऊपर निगरानी रखो और कोई सुविधा न मिले। ये सब बार बार किया जाता है। सूरज की किरण तक हम नहीं देख सकते। हमको अगर 10 मिनट वॉक करना है दिन भर में, वो नहीं मिलता है, क्योंकि हम लॉकअप में बैठे हैं। लेकिन और जो आम कैदी है, उनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। एक बार सुबह 7 बजे या 7:30 बजे आपके ताले खुल जाते हैं तो बाहर निकलते हो लोग, जेल में घूमते हैं, बैठते हैं बाहर जाकर, हवा खाते हैं, पानी खाते हैं, सूरज लेता है शरीर पर। हमको ये सुविधा नहीं है। राउत साहब, आपने अपनी किताब में लिखा है कि आपको जिस वार्ड में आतंकी अजमल कसाब को रखा गया था, वहां पर आपको रखा गया, और जेल में इस तरह की चर्चा थी कि वहां पर कसाब का भूत घूमता है। हाँ। आपको दिखा क्या कसाब का भूत? मैं तो बहुत कोशिश किया। मैं तो भूत प्रेत का प्रेमी हूँ। अगर कोई बोलता है मुझे
यहाँ उस जगह पर भूत है तो मैं जाकर देखता हूँ उस वक्त सचमुच भूत है या नहीं। मैं बहुत बार कोशिश किया भूत देखने का, ऐसा नहीं, लेकिन वो हर जेल में ये स्टोरी है, सिर्फ ये अर्थो रोड जेल में नहीं है। हाँ। आप कौन से भी जेल में जाइए, ये स्टोरी है, अंधश्रद्धा है, किसी कैदी का भूत है या भूत घूम रहा है, ये चलता ही रहता है। अभी मैंने कहा कि भाई ये कसाब को फांसी दिया येरोड़ा में, उसका भूत यहाँ क्यों घूमेगा? मैं लोगों को समझाता था, कभी कभी कोई मिलता था, अरे भूत यहाँ कैसा आएगा? जिस जगह पर वो मरा है वहां भूत जाएगा ना उसका। वो भूत अगर होगा तो पुणे में होगा, येरोड़ा में घूमता होगा, हमारे अर्थो रोड में उसका भूत क्यों आएगा भाई? सही बात है। ये जो कसाब वाले सेल की कहानी भी इंटरेस्टिंग है, मैंने लिखी है। मैं ये नहीं चाहूंगा कि पूरी कहानी जो है, क्योंकि फिर लोगों को किताब भी पढ़नी है, वो देखो। तो लेकिन इसको लेकर जयंत पाटिल जिनके कार्यकाल में ये बना था, उससे उनसे आपकी चर्चा हुई थी। जयंत पाटिल का डिजाइन है उसका, वो पूरा डिजाइन जो है वो जयंत पाटिल का है। जब मैं गया तो देखा पूरा चारों तरफ से वो स्टील है, शीशा है, क्या बोलता है, बॉम्ब प्रूफ है, ऐसा पूरा। मैं बोला क्या है सब ये? पूरा लाइट बंद है, ये बंद है। नहीं, ये यहाँ कसाब था और इसलिए सब बनाया है कि यहाँ अगर बॉम्ब भी डाल दे तो भी कुछ नहीं होगा। उसी हिसाब से वो एक सेल बना है, चारों तरफ से पूरा ये है, लोखंड है जी। हाँ, पूरा चारों बॉम्ब प्रूफ बनाया है, बॉम्ब प्रूफ, पूरा बॉम्ब प्रूफ है। तो उससे क्या होता है, बॉम्ब प्रूफ होने से बाहर से ना हवा आती है, ना कोई सूरज की किरणें आती है, पूरा पैक है चारों। तो जब हम छूटे तो मुझे एक बार जयंत राव बोले ऐसे ही, कहाँ था आप लोग, कहाँ रहते थे? ऐसा चलती थी चर्चा, कैसा था? अरे वो कसाब की जेल में थे यार। अरे वो तो बहुत आनंदित हो गए। वो तो मैंने ही बनाया है। बोले तुमको आनंद हो रहा है, तुमने कसाब की जेल बनाया और हमको भेज दिया अंदर? अरे वो तो मेरी डिजाइन है पूरी, मैं इंजीनियर हूं ना, मुझे पहली बार मौका मिला कुछ इंजीनियरिंग का काम करने का, तो मैंने वो डिजाइन बनाया। बोला अच्छा, वो कसाब के लिए बनाया था कि हमारे लिए बनाया था आपने? क्योंकि आप भुजबल वहां थे, अनिल देशमुख थे, संजय राउत थे, नवाब मलिक थे, जो आते हाई प्रोफाइल उनको कसाब की जेल में भेजते अंदर। 2 ही कमरे हैं उधर। ये तो आपने राजनीतिक कैदियों की बात की, कई सारे गैंगस्टर भी वहां पर हैं, अलग अलग गैंग के शूटर्स, और ये आपकी अबू सलीम से मुलाकात हुई थी वहां पर? वो पहले हो गई थी, इस बार नहीं। अच्छा ऐसी है कि मैं एज ए सांसद स्टैंडिंग कमेटी का मेंबर था, होम अफेयर, और एक सब कमेटी बनी थी देश के प्रिजन डेवलपमेंट के लिए। वो सब कमेटी में हम 2-4 लोग थे जी। नवीन जिंदाल थे, ब्रजभूषण शरण थे और मैं था, ऐसे 3-4 लोग। तो हम पूरे देश के जेल में घूमते थे देखने के लिए, पूरे देश में जाते थे, पूरे देश के जेल देख लिए। एक बार अर्थो रोड जेल में गया तो मुझे वो हमको कैबिनेट का कमेटी था, तो हमको सलामी वगैरह दे दिया उधर। सुपरिटेंडेंट ने, हाँ, सब वो बंदूकें ये करके। तो अंदर गया तो 10 नंबर का जो जेल है अंदर, वहां से ऊपर से वो एक आदमी भाग के आया, सर 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 सर। मैं लोग कौन है? ठहरो ठहरो मैं आ रहा हूँ। देखा तो अबू सलीम। ना पहले वहीं पर था, बाद में उसको दूसरी जेल में शिफ्ट किया। हाँ, तो अबू सलीम आया, 2-4 मिनट बात हो गई। ऐसे तो बहुत अंदर मिलते हैं बहुत। एक बार अरुण गौड़ी मिला था मुझे उसी वक्त। हमने तो बहुत विजिट किया है जेल का। सर, इस किताब में ये तो आपने जेल के अनुभव तो हैं ही, और बहुत दिलचस्प अनुभव आपने लिखे हैं और बहुत दिल से लिखे हैं, लेकिन ये पॉलिटिकल किताब भी मानी जा रही है, क्योंकि इसमें आपने कुछ पॉलिटिकल बातें लिखी हैं, और खास करके मैं पॉलिटिकल आदमी हूं। जी बिल्कुल। तो पॉलिटिशियन से तो वो तो एक्सपेक्ट होगा ही कि जो है, लेकिन ये आपकी ऑटोबायोग्राफी नहीं है, ये आपकी आत्मकथा नहीं है, ये तो संस्मरण है जेल के। इसमें आपने लिखा है कि आपने एक तरह से आरोप लगाया है कुछ किस्सों के जरिए कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह, इन्होंने बाला साहेब ठाकरे और शरद पवार से एहसान फरामोशी की।
मैंने लिखा है ना, मैं थोड़ी बोल रहा हूँ, मैंने तो ब्लैक एंड व्हाइट में लिखा है। एक्चुअली ये बातें सब लिखनी नहीं चाहिए। मैं नैतिकता का हमेशा पालन करता हूँ। मैं ऐसे ऐसे व्यक्तियों के साथ काम किया है, बाला साहब ठाकरे जी हो, शरद पवार साहब हो, तो बहुत से सीक्रेट मिशन हमने किए हैं। तो जब अगर कोई इस प्रकार का नेता, देश का सर्वोच्च नेता, चाहे ठाकरे जी हो या चाहे पवार जी हो, उस मिशन में हमको साथ रखता है तो विश्वास है ये कब बाहर नहीं जाएगा जो किया है वो। तो अब तक ऐसे बहुत से प्रसंग है मेरे जीवन में जो मैंने देखे हैं, अनुभव किए, उनके साथ एक्शन लिए हैं। तो कभी ना बाला साहब ठाकरे पवार साहब ने उस पर बात की, उनके साथ वो चले गए। मैं भी ये मानता हूँ मेरे साथ सब खत्म हो जाएगा। मैं कभी ना किसी से वो बात की, ना कभी उस बारे में मैंने लिखा भी है। लोग मुझे बहुत बोलते हैं कि बाला साहब ठाकरे जी के साथ आपने काम किया है तो आप इतनी चीज़ें आपने देखी है, महसूस किया, तो लिखो। मैंने नहीं, ये लिखना जो होता है ये बेईमानी होगी। लेकिन मैं 2 ही प्रसंग को इस किताब में इसलिए लिखा है, अमित शाह जी की है वो, एक पवार साहब के साथ और एक बाला साहब ठाकरे के साथ, कि किस प्रकार की राजनीति लोग देश में लाए हैं, कि जिस पवार साहब और ठाकरे जी ने आपको जीवनदान दिया है, अब उनके साथ और उनके पार्टी के साथ जो आचरण किया है, जो व्यवहार किया है, उसे मैं निर्घृणता मानता हूं, अमानुषता मानता हूं। आपने, वो दोनों ने आपको बचाया है और ऐसे लेवल पर जाकर बचाया है कि कोई कल्पना नहीं कर सकते। तो इसलिए मैंने सिर्फ एक थोड़ा उनको उस चीज़ों को थोड़ा सा उसमें मैं स्पर्श किया है। आपने ये भी लिखा है कि खुद गुजरात दंगों के बाद यूपीए की सरकार मोदी को गिरफ्तार करवाना चाहती थी, लेकिन शरद पवार ने ही उनकी गिरफ्तारी, पवार साहब ने उनकी गिरफ्तारी रोकी और बाला साहब ठाकरे ने उनका मुख्यमंत्री पद बचाया, क्योंकि अटल जी उनको दूर करना चाहते थे। राजधर्म की पालन की बात भी हो गई थी उस वक्त, तो अटल जी उनको दूर करना चाहते थे। अडवाणी जी ये कहने के लिए मुंबई में आए थे, तो बाला साहब ने कहा ये गलत होगा, अभी पूरा हिंदू समाज इस बहाने जो एक साथ आया है और मोदी उनका आज हीरो है, गुजरात का मुख्यमंत्री, तो लोग ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे और उसमें हिंदुओं का नुकसान हो जाएगा, ये बाला साहब ने कहा। तो अब ये समय नहीं है उनको बदलने का। और सब सवाल मेरा एक छोटा सा राज ठाकरे जी के बारे में है। राज ठाकरे जब शिवसेना में थे तो आपके बड़े करीबी थे और शायद बाद में भी आपके उनके रिश्ते अच्छे रहे। अभी भी है। आपको कहीं ना कहीं एक किताब में ऐसे पढ़कर लगता है कि कहीं ना कहीं चुभन थी कि जब आपके ऊपर ऐसी आपदा आई, आपके ऊपर मुसीबत आई, तो ऐसे वक्त में वो आपके साथ खड़े नहीं रहे या उन्होंने आपकी खैर खबर नहीं जानी? नहीं, खैर खबर की बात दूर की बात है। जब मेरे खिलाफ बीजेपी और उनकी यंत्रणा लगी थी गैर कानूनी तरीके से, मिस यूज ऑफ पावर जो मैं बोलता हूं कि उसको अंदर डालना ही है, उससे पहले राज ठाकरे जी को भी ईडी ने बुलाया था ना। 8 घंटे पूछताछ हुई, 8 घंटा पूछताछ किया। लगभग पूरी पार्टी सरेंडर हो गई उस वक्त उनकी, और खुद भी सरेंडर हो गए। तो एक सभा में उसने ये कहा मेरे बारे में कि अब संजय राउत ने एकांत में दीवारों से बातचीत करने की मन की तैयारी करनी चाहिए। उसका मतलब है कि मुझे अरेस्ट हो रही है, उनको मालूम है और ये बहुत खुश है। मुझे कहना कि किसी को अगर जेल जाने के लिए सरकार पर्दे के पीछे कुछ कर रहे है तो आपको खुश नहीं होना चाहिए। मैंने कोई मर्डर नहीं किया है या और कुछ नहीं किया है। गलत इल्ज़ाम में मुझे फंसाने की कोशिश है। कभी कभार हम मित्र रहे हैं, फैमिली के साथ हमारे रिश्ते रहे हैं, तो आपको खुश होकर ये बात नहीं कहना चाहिए, ये मेरा कहना है। आपको जब ईडी ने बुलाया तो हम खुश नहीं हुए थे, हम दुखी हो गए थे।
क्या आप मानते हैं कि जो राज ठाकरे का जो स्टैंड बदला बीजेपी को लेकर 2019 में, 2000 जब तक बुलाया नहीं गया था उसके पहले तक वो उनकी सभाओं की सीरीज चलती थी लाओ रे तो वीडियो, जिसमें कि वो मोदी के पुराने वीडियोस दिखाते थे और बताते थे कि उनकी कथनी और करनी में किस तरह से फर्क है। फिर जब उनको ईडी के दफ्तर में बुलाया जाता है उसके बाद वो शांत हो जाते हैं, फिर आगे चल के पता चलता है कि वो तो उन्होंने बिना शर्त समर्थन दे दिया। तो क्या आपको लगता है कि वो जो ईडी दफ्तर में 8 घंटे की पूछताछ थी उसी ने ये जादू कर दिया? देखिए, जादू की बात नहीं है। ईडी के दफ्तर में जिनको भी जाना पड़ा है वो बड़े बड़े सुरमा, जिसे कहते हैं बड़े बड़े लोग, टूट जाते, राजनेता हो, उद्योगपति हो, बड़े प्रशासनिक अधिकारी हो, गुंडे हो, टूट जाते हैं। वैसे तो हमारे एकनाथ शिंदे और उनके 40 लोग इसी प्रकार से टूटे। अजित पवार क्यों टूटे, छगन भुजबल क्यों टूटे? टूट जाते हैं। हमारे जैसे और हमारे फैमिली जैसे बहुत कम लोग हैं। 50 बार बुलाइए, हम आएंगे, आपको क्या चाहिए, हम बैठेंगे। जो डर गया ईडी के दफ्तर में जाकर वो कभी खड़ा नहीं रहता वापस। आप एक्सेप्ट करो, ईडी हमको तकलीफ देगी, टॉर्चर करेगी, ईडी हमको जेल डालेगी, हमको ये सब सहन करना है और वापस आकर खड़ा रहना है। ये आप मेंटली आप प्रिपेयर होकर जाना चाहिए। अगर आप राजनीति में हो तो राजनीति के सुख, सभी सुख आप प्राप्त करते हो राजनीति में रहकर, बड़ी बड़ी बातें करते हो। तो राजनीति में ये भी कभी समय आता है कि आपको संघर्ष करना पड़ेगा आपके पार्टी के लिए, लोगों के लिए, स्टेट के लिए। तो आपको करने की तैयारी रखनी चाहिए। अगर आप डर रहे हो तो मुझे लगता है कि आप काबिल नहीं हो इस प्रकार की राजनीति करने में। बिल्कुल राउत साहब, हमने देखा कि जब आपकी गिरफ्तारी हुई जिस दिन, उस दिन जो आपकी बॉडी लैंग्वेज थी और जो आपके चेहरे पर ये कहेंगे जो निडरता थी, वही झलकी जब आप आर्थर रोड जेल के उस दरवाजे से बाहर निकले। उसमें कोई फर्क लोगों को नजर नहीं आया। काफी कुछ है आपकी इस किताब में। ये किताब मराठी में है, लेकिन जल्द ही इसका महीने 1.5 महीने के अंदर हिंदी और अंग्रेजी का संस्करण भी आ रहा है। सारी बातें हम इस इंटरव्यू में जानबूझ के हमने कवर नहीं किए हैं ताकि कुछ छोड़ा भी जाए पाठकों को पढ़ने के लिए, जो लोग पढ़ना चाहते हैं। तो राउत साहब, आपको इस पुस्तक के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।